गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज के दूसरे वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग वाडी एनर्जीज के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली वाडी एनर्जीज क्या करता है, अगर आपको ब्रीफ बैकग्राउंड चाहिए तो आप मेरा जो पिछले क्वार्टर का वीडियो था वहाँ पे मैंने इनके बेसिक जो बिजनेस मॉडल है उसके बारे में बात किया था। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सीधे क्रिस्प डिस्कशन करेंगे क्योंकि कॉन कॉल इनका काफ़ी लंबा हुआ था और इसमें मुझे बहुत सारे डिस्कशंस करने हैं, बहुत सारे पॉइंट्स को डिस्कस करना है ताकि हम इस पूरे सेक्टर को अच्छे से समझ पाए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग इनका पीपीटी देख लेते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो हम बात करते हैं। फिर उसके बाद बहुत सारे पॉइंट्स हैं, हम वो उस पर बात करेंगे। तो जैसे अगर हम लोग इस क्वार्टर में इनका देखें नंबर्स, मतलब क्वार्टर टू में अगर इनका नंबर देखोगे तो इनका जो टॉप लाइन पे ग्रोथ आया है वो तो काफी अच्छा है, 70% के ऊपर इनका टॉप लाइन पे ग्रोथ है। और आपकी एबिटा मार्जिन पे देखेंगे तो इनका स्टेबल एबिटा मार्जिन है। अभी जैसे देखते हैं हम कि मतलब इस पूरे सेक्टर को जब आप देखते हो ना, मतलब जितने भी सोलर रिलेटेड कंपनीज हो गए जैसे कि प्रीमियर हो गया या फिर आपकी जो विक्रम सोलर है, वेबसॉल हो गया या फिर जो छोटी छोटी कंपनियां भी है कुछ कुछ, उन सभी में जो एबिटा मार्जिन का नंबर है इस कंपनी के पास सबसे ज्यादा है। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण बेसिकली ये है कि इस कंपनी को एक तरह से फर्स्ट मूवर से एडवांटेज है ना। और अभी जैसे देखेंगे ना, ये कंपनी जो है इनका खुद का सेल लाइन भी है, तो उसके कारण भी एक तो इनका एबिटा मार्जिन जंप होता है। और बाकी जो मतलब पूरे जो ये एक्सपोर्ट सेगमेंट में भी है तो उसके कारण जो यूएस वाले प्रोडक्ट्स हो गए वो भी आपके थोड़े एबिटा मार्जिन पे ज्यादा होता है। उसके अलावा जो डीसीआर रिक्वायरमेंट होती है, आपकी जो रिटेल सेगमेंट होती है वहां पे थोड़ी सी एबिटा, इसीलिए इनका जो एबिटा मार्जिन है वो आप देखेंगे ना, पिछले काफी सारे क्वार्टर से अराउंड 25% के आसपास आसपास ही रहा है। और जब मैं इसको बाकी कंपनी से मतलब कंपेयर करता हूँ तो जैसे आप देखेंगे ना, धीरे धीरे बाकी कंपनीज का भी एबिटा मार्जिन बढ़ रहा है। जैसे जैसे उनके नए नए प्लांट्स आएंगे, उनका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो बढ़ेगा तो उनके एबिटा मार्जिन और ज्यादा इंप्रूव होंगे। और सिमिलरली सिंस एबिटा ज्यादा है तो उसी के कारण जब हम इनका पैट देखते हैं ना, तो उस पर भी हमको काफी अच्छा बम्प अप दिखता है। तो इसी के कारण जो इनका ओवरऑल जो ऑपरेशनल मैट्रिक्स है वो काफी स्ट्रॉन्ग रहता है। तो इनकी जो ओवरऑल अभी अगर आप सेल लाइन देखोगे ना इनका, वो अराउंड इनका 18.7 गीगावाट का सेल लाइन है। इसमें इंटरेस्टिंग ये हो जाता है कि इस कंपनी में इसमें जो है ना इंक्लूडेड है इनका जो यूएस वाला प्लांट है जो इनको इन्होंने मेयर के साथ एक्वायर किया है अभी। तो उस प्लांट से भी इनका जो आई थिंक कितना 2.5 के आसपास वो वाला सेल प्लांट है, तो उसकी भी कैपेसिटी को ऐड किया गया है यहाँ पे। और इंटरेस्टिंग चीज क्या बन जाता है, वो वाला जो प्लांट है ना, यहीं पे हम लोग थोड़ा टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं। सिंस जो पूरी जो सोलर थीम है उसके अंदर जैसे आपकी पहले वो मोनोपी ईआरसी वाली थी, उससे टॉप वन पे जाते हैं। तो द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि जो कंपनी ने वो आपका जो यूएस वाला प्लांट एक्वायर किया है वो आपका एचजीटी को टेक्नोलॉजी है। तो अगेन एक हायर वर्जन की तरफ ये लोग जा रहे हैं। तो वहां से भी हमें दिखता है कि कंपनी का कितना अच्छा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में भी ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। और अगर वैसे ही मैं इनकी सेल वाले कैपेसिटी के बारे में बात करूं, तो सेल वाला प्लांट इनका रिसेंटली ही अभी कमीशन हुआ है। यहीं पे जब हम बाकी कंपनीज को देखते हैं ना, जैसे आप देखेंगे आपका वेबसॉल हो गया या फिर और आपके जो प्रीमियर हो गया या फिर जो आपका विक्रम सोलर है, इन सभी का जो सेल प्लांट है वो अभी तक कमीशन हुआ ही नहीं है। तो जब आप इवन विक्रम को भी देखते हो तो उसका जो सेल प्लांट है वो FY 27 में आएगा, है ना। तो इससे क्या होता है, इस कंपनी के पास ऑलरेडी आपका सेल प्लांट भी है। ऑल्दो वो अभी रिसेंटली ही कमीशन हुआ है तो उसका जो अभी रैंप अप हुआ नहीं है, तो धीरे धीरे जाके उस प्लांट का भी आपका रैंप अप होगा, है ना। तो वहां से भी हमें दिखता है कि इनके जो मार्जिन है, सिंस सेल प्लांट आपका आएगा तो उससे सिंस वो सेल की जो प्रोडक्शन की पूरी प्रोसेस होती है वो थोड़ी सी सोफिस्टिकेटेड होती है, उसके प्लांट में आपको ज्यादा केपेक्स लगता है, उसकी जो ओवरऑल टाइमिंग्स होती है प्लांट को बनने में उसमें उसमें भी ज्यादा टाइम लगता है। तो उससे देर इज अ लीवर फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर मार्जिन के इंप्रूव होने के यहाँ से भी लीवर आते हैं इस कंपनी के लिए। और यहीं पे अगर हम इनके ऑर्डर बुक के बारे में बात करें ना, तो अभी इनका प्रेजेंट जो ऑर्डर बुक है वो अराउंड 47,000 करोड़ के आसपास है, जो कि अगेन सफिशियंट होता है कि मोर देन 1 और 1.5 ईयर से भी ज्यादा का मतलब जो बेसिकली कैपेसिटी है इनकी उसमें पूरा कोई दिक्कत नहीं आएगा इनको। और सिमिलरली अगर आप देखेंगे इनका जो केपेक्स प्लान है, तो केपेक्स जो इनका पहले का प्लान था उससे इन्होंने अभी केपेक्स की प्लान्स बढ़ाए हैं। तो जो इनके केपेक्स प्लान्स होने हैं उसमें आप देखेंगे ना, जैसे इनका पहले जो बैटरी सेगमेंट में ये लोग जाने की बात करते हैं। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे अभी ये लोग इन्वर्टर्स वगैरह में भी जा रहे हैं। उसके अलावा जो इनकी सेल कैपेसिटी आएगी, है ना। और जो आपका जो ओडिशा से जो प्लांट इनका गुजरात में शिफ्ट हो गया था ड्यू टू सम जो काफी इश्यूज थे, मैंने एक और वीडियो में डिस्कस किया है उसको भी। तो वो बेसिकली आपका गुजरात में शिफ्ट हो गया, तो 6 गीगावाट का जो इंटीग्रेटेड प्लांट आना है इनका मॉड्यूल प्लस सेल वाला प्लांट है वो भी आएगा। तो उसके लिए कैपेक्स है। फिर इसके अलावा ये लोग ग्रीन इलेक्ट्रोलाइजर्स वगैरह में जा रहे हैं, है ना। फिर इसके बाद उसके आईपीपीज वगैरह होते हैं वहां पे भी जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इन सभी के वजह जो इनका ओवरऑल जो केपेक्स होना है वो अराउंड 25,000 करोड़ के आसपास है। और ये केपेक्स कब तक में एग्जीक्यूट होना है, ये केपेक्स आपका आने वाले 26, 27 और 28 में होगा। ऑल्दो उसका जो मेजर चंक है वो आपका FY 27 में आएगा। मतलब जनरली जो केपेक्स होते हैं वो आपके बैक इंडेड होते हैं, बैक इंडेड होता है। तो मतलब जैसे अगर आपको कोई प्लांट मान लीजिए
वो आपको लगाना है ना। तो उसका इसका मतलब ये नहीं है कि वो अभी इस साल ही हमें केपेक्स करना पड़ेगा, उसका केपेक्स आपका मतलब जब आपका एग्जीक्यूशन टाइम आता है तो उसके पास आपका एक लार्ज चंक ऑफ केपेक्स लगता है। तो ये हो गया। और जो ये कंपनी है इसका अगेन सिंस कंपनी इतनी प्रॉफिटेबल तरह से ग्रो कर रहा है तो इनका ऑफकोर्स जो आरओसी और आरओई प्रोफाइल है वो भी काफी स्टेबल है और काफी अच्छा है। सो अब यहाँ पे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। तो जो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, जो इनका रेवेन्यू का नंबर हमने देखा वो अराउंड आपका 70% दिख रहा है। सिंस आप यहीं पे देखिए, जब आपको मॉडल प्रोडक्शन आप देखते हो तो वो अराउंड 37% पे इंक्रीज हुआ है ना। मतलब Q2 ऑफ FY 26 में इन्होंने अराउंड 2.6 गीगावाट ऑफ मॉडल्स प्रोड्यूस किए हैं। हमें यहाँ पे इस दोनों नंबर्स में डिफरेंस क्यों दिखता है? ये डिफरेंस दिखने का जो कारण है ना, जब आप देखते हैं कि जब मान लीजिए हमें तो ऑर्डर कंटिन्यूसली आते रहता है किसी कंपनी को ना, और उनकी जो प्लांट्स होगी वहां पे उसका प्रोडक्शन हो रहा होगा, तो जो रेवेन्यू होता है वो जब रियलाइज होगा तो उसके अकॉर्डिंग आपका टॉप लाइन बढ़ता है ना। और जो आपकी प्रोडक्शन होती है वो आपके ऑर्डर्स पे डिपेंडेंट होती है। तो जब आप इनका लास्ट क्वार्टर देखोगे ना, तो वहां पे हमें ये दिखा था कि जो इनका मॉड्यूल प्रोडक्शन है वो अराउंड 60% के ऊपर था, है ना। तो देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि जो वो मॉड्यूल्स उन्होंने Q1 में प्रोड्यूस किया था वो इस क्वार्टर में सेल हो गया है। तो इसीलिए हमें इनका जो टॉप लाइन है वो इस पर बम्प दिख रहा है। तो यहाँ से हमें ये दिखता है कि जो इनका अभी इस क्वार्टर में जो इनका मॉड्यूल प्रोडक्शन है वो अराउंड आपका कितना है, मतलब 2.6 गीगावाट है, जो कि अराउंड 37% इंक्रीज है। अब इसी में हम लोग जब आगे देखेंगे ना, तो इनका जो ओवर अभी सेल प्रोडक्शन देख लीजिए, यहाँ पे सेल प्रोडक्शन जब हम देखते हैं यहाँ पे तो हमें ये दिखता है कि इस कंपनी का जो सेल प्रोडक्शन है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में वो अराउंड 0.6 गीगावाट ही है। जो कि अगर आपको मैंने भी बताया कि जो ओवरऑल सेल की लाइन है इनकी वो अराउंड कितना है, 5.4 गीगावाट के आसपास है। तो अगर आप परसेंटेज टर्म्स में निकालोगे तो आई थिंक जस्ट 10% ही है ना। तो बेसिकली वो प्लांट का भी रैंप अप हुआ नहीं है। तो जैसे जैसे ये कंपनी आगे बढ़ेगी तो ये जो सेल प्लांट है उसका रैंप अप होना है। और कंपनी कहती है कि Q2 में, मतलब जो Q2 नहीं H2 है जो इस फाइनेंशियल ईयर का, वहां पे एक लार्ज चंक ऑफ इनका जो सेल प्लांट है उसका रैंप अप होगा, है ना। बिकॉज जो डिमांड है आपकी डोमेस्टिक सेल रिक्वायरमेंट की डिमांड है, एज वेल एज एक्सपोर्ट सेगमेंट में भी डिमांड है ना। और जो PSU CNI कस्टमर सभी से डिमांड आ रहे हैं। और एट द सेम टाइम जो रेगुलेटरी एस्पेक्ट है, मतलब FY 26 से जो आपकी बेसिकली जो डोमेस्टिक सेल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होगी उसी को यूज करना है काफी सारे इंडस्ट्रीज में, तो वहां पे भी आएगा। अब अगर हम इनके ऑर्डर बुक पे चले तो अराउंड 24 गीगावाट ऑफ इनका ऑर्डर बुक है, जो कि अगर आप रुपये के टर्म्स में देखोगे तो वो अराउंड 47,000 करोड़ के आसपास होता है। अब इसमें ये जो ऑर्डर का स्प्लिट है वो आप देखेंगे तो आपका बोथ जो डोमेस्टिक मार्केट में भी है और एज वेल एज एक्सपोर्ट मार्केट में भी है। तो अगर जो इनका मेजर जो स्प्लिट होता है ना, वो आपका जनरली मान लीजिए 60% ओवरसीज है और 41% आपका इंडियन मार्केट में होता है ना। तो ये इनका डोमेस्टिक मिक्स रहता है, ऑर्डर मिक्स रहता है। अब इसी में मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ कि जो इनका, जैसे हमने देखा 60-40 रेशियो पे इनका भी ऑर्डर बुक है, तो क्या इनका जो रेवेन्यू आएगा वो भी इसी मिक्स में आएगा? वो ऐसा नहीं होता है। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि मान लीजिए किस क्वार्टर में कौन सा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है उस पर डिपेंड करेगा। तो जैसे इस क्वार्टर में अगर आप देखेंगे ना, ऑल दो मतलब हमें ऑर्डर बुक अभी भी दिखता है कि 60-40 के रेशियो में है, बट जो इनका बेसिकली रेवेन्यू में आया है वो अराउंड 50-50 आया है। मतलब कहने का मतलब ये है कि 50% आपका डोमेस्टिक से आया है और 50% एक्सपोर्ट से आया है। तो ये सारे पॉइंट्स अगर देखेंगे तो हमें और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी बिजनेस की। तो ये है। और बाकी तो ये ठीक है, ज्योग्राफिकल मिक्स के बारे में है। अब हम लोग अगर देखें तो ये अब इंडस्ट्री अपडेट के बारे में ये लोग बता रहे हैं ना। तो जैसे ये लोग कह रहे हैं कि जो इनका इंडिया की बेसिकली जो सोलर डिमांड है, वो जो इंडिया की सोलर कैपेसिटी है अभी तो 127 गीगावाट के आसपास है। और उसमें हमें पता ही है किस तरह का टेलविंड्स है, तो उसके अराउंड वो 280 गीगावाट पे आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं लोग, है ना। और जो H1 FY 26 है उसमें ऑलरेडी 22 गीगावाट ऑफ सोलर के मॉड्यूल्स ऐड हो चुके हैं। और अभी जैसे आप देखेंगे ना, सिंस गवर्नमेंट ने वो जो पूरा GST रैशनलाइजेशन किया, तो वहाँ पे जो GST रेट थे वो आपको कम कर दिया है ना, आई थिंक 5% के आसपास किया है। तो उससे भी जो ओवरऑल ग्रोथ है उसके मतलब इंडस्ट्री है उसमें ग्रोथ ड्राइवर होगा उसका। और जो अभी देख रहे हैं गवर्नमेंट ने स्कीम्स लॉन्च की है, जो आपकी PM सूर्य घर बिजली योजना है या फिर जो PM कुसुम स्कीम है, तो ये सब जो है ना एक तरह से अगर आप देखेंगे ना, तो ये जो पूरा स्कीम्स है ये एक जस्ट ऑन द नेसेंट स्टेज है ना। अभी तक एक्चुअल ड्राइवर हुआ ही नहीं है इनका। तो कंपनी जो देखती है कि इन सभी सेगमेंट से भी आपका जो एक्स्ट्रा मतलब पूरे जो सोलर इंडस्ट्री के वहाँ पे एक एक्स्ट्रा डिमांड क्रिएट होता है वहाँ पे। तो ये वाली चीज़ है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे ना तो गवर्नमेंट मतलब जैसे इंडिया एज अ कंट्री अभी अभी देख रहे हैं आपकी ग्रीन अमोनिया हो गया या फिर जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसमें भी जाने की बात कर रहा है। तो एक वहां से भी रेवेन्यू आपका पूरा आएगा, है ना, इस इंडस्ट्री के लिए। क्योंकि जनरली जो वो प्लांट है कहीं ना कहीं से तो उनको एनर्जी चाहिए ना, मतलब कहीं से तो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी उसको यूज करेंगे। तो अगेन वो आपकी पूरी रेन्यूएबल चीज से आएगी। तो अगेन जो गवर्नमेंट के बाकी जो आपके ALMM और ALCM वाले हैं और बाकी जो इंटरनेशनल एस्पेक्ट्स भी हैं, तो ये वाला चीज अगेन जो US वाली बात हो रही है वहाँ पे जो डेटा सेंटर का डिमांड आ रखा है और जो गवर्नमेंट में
बेसिकली डीग्लोबलाइजेशन हो रहा है, मतलब कि आप आइए प्लांट्स हमारे यूएस के प्लांट्स में लगाइए, तो उसके कारण जो 40x टैक्स क्रेडिट होता है, मतलब इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट के अकॉर्डिंगली उनको कुछ इंसेंटिव मिलता है। जैसे हमारे इंडिया में आपका वो होता है ना, वो पीएलआई स्कीम की बात करते हैं। तो पीएलआई स्कीम क्या होता है, आपकी जो लोकल अगर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो वहां से आपको उससे इंसेंटिव मिलता है। सिमिलरली जब आप यूएस वाले प्लांट में जाओगे तो वहां पे उसका एक वर्जन देख आप समझ सकते हैं कि वो आपका इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट, उसको आईआरए कहते हैं, जो कि 45 एक्ट क्रेडिट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये वाला जो है ना, इससे इनके बेसिकली रेवेन्यू में और एक बम्प अप आता है। तो जो है ना, ये आपका एक, ये लोग अपने अदर इनकम में दिखाते हैं, वो अभी हम जब इनका इनकम स्टेटमेंट पे आएंगे तो वहां पे और डिस्कस करेंगे। सो अगेन डेटा सेंटर वाले लोड के बारे में तो मैंने बात कर लिया। सो दिस इज द थिंग। और ओवरऑल भी अगर आप पूरे इंडस्ट्री को देखोगे ना, जो यूरोपियन मार्केट है वहाँ पे भी जैसे आपको अपने अगर ट्रैक करेंगे तो हमें मालूम चलेगा कि वहाँ पे भी जो पूरा कार्बन टैक्स और ये सारी चीजें चल रही है, जो पूरा इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो वर्ल्ड आगे बढ़ रहा है, मतलब फॉसल फ्यूल से हट के आपके रिन्यूएबल्स की तरफ चीजें बढ़ रही हैं आगे, तो वहां से भी ओवरऑल डिमांड आता है। तो ये लोग ये कहना चाहते हैं कि जो डिमांड का जो पूरा सिनेरियो है उसमें तो बहुत ही स्ट्रांग दिख रहा है ना। सो ये है। अब इसके अलावा जो कंपनी के अपडेट्स हैं, तो इसमें कंपनी कहता है कि अभी, हाँ जैसे कंपनी देखेंगे ना, तो सिंस ये कंपनी तो बहुत सारे अपना केपेक्स कर रहा है, तो हर क्वार्टर में हमें एटलीस्ट एक तरह से ये दिखना है कि इनका नए नए सेल प्लांट्स, कुछ ना कुछ प्लांट्स जो होंगे वो आपके कमीशन होते ही रहेंगे। तो जैसे इस वाले क्वार्टर में भी इनका जो अराउंड 2.7 गीगावाट का प्लांट है जो चिकली में है। चिकली अगेन कहाँ पे पड़ता है, आपका जो सूरत वलसाड वाला एरिया है उसके आसपास पड़ता है प्लांट, है ना। तो उस बेल्ट में पड़ता है, मतलब दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड एरियाज इन आवर कंट्री। तो वो वाला चीज है। इसके अलावा अगर आप इस कंपनी को देखेंगे तो अभी सिंस वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहा है, उसका क्या यूज होता है मैंने काफी सारे वीडियो में एक्सप्लेन किया है, बट यहाँ पे जस्ट एक बताता हूँ। तो जब आप बैकवर्ड इंटीग्रेशन करते हो ना, तो जो आप पूरी जो वैल्यू चेन है उसमें जो आप पूरा कमांड करोगे, वो एक ग्रेटर आप रेवेन्यू कमांड करोगे। मान लीजिए कोई 100 रुपए का पूरा रेवेन्यू सेगमेंट है, जब आप मॉड्यूल लगा रहे हो तो वो सिर्फ आप 40 से 50 रुपीज कमांड करते हो। लेकिन जब आप इनगॉट्स में चले जाओगे या फिर जो आपकी सेल्स में जाओगे, फिर आप साथ में बैटरीज में भी जा रहे हो, तो अगेन जो पूरी वैल्यू चेन है इस एनर्जी ट्रांजिशन में, उसको आप बेटर वे में कमांड कर पाते हो। तो विद दैट लॉजिक द कंपनी इज ट्राइंग टू मूव बैकवर्ड एज वेल एज साइडवेज इंटीग्रेशन कर रहे हैं, मतलब जिसमें आपके जो कंपोनेंट्स वगैरह हो गए या फिर जो एल्यूमिनियम के फ्रेम्स वगैरह होंगे जो आपके सोलर मॉड्यूल्स के लिए लगेगा, उसको सेल करेंगे। तो इस तरह के वाया कंपनी बढ़ रहा है। और इवन ये लोग आईपीपीएस में भी जा रहे हैं, है ना। जो इनकी एक सब्सिडरी है ECIL करके कुछ नाम है, दैट यू कैन सी इन द सब्सिडरी लिस्ट। और ये चीज है। और अभी इन्होंने कुछ स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन किया है ना। अब ये एक्विजिशन का क्या पर्पस है, जैसे बेसिकली क्या है ना, इससे अगेन वो लोग जो कंपोनेंट्स वाले पार्ट है उसमें जाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमने ये मेयर वाले के बारे में ऑलरेडी बात किया। तो इससे ये लोग क्या कर रहे हैं, जो यूएस में सिंस जो एक इनका एक केस भी चल रहा है यूएस में, है ना, जो आपके फॉरेन कंट्री ऑफ ओरिजिन वाला केस है, जहाँ से बेसिकली यूएस में बोलते हैं कि भाई आप चाइना वगैरह से कंपोनेंट्स को प्रोक्योर नहीं कर सकते हैं। तो इसी कारण इनका जो यूएस वाला केस है, इसलिए कंपनीज क्या करती है, वहीं पे जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है खुद का भी लगाती है, और अगर इनको इनऑर्गेनिक ग्रोथ करने के लिए कुछ मिलता है तो वहां पे भी ये लोग ट्राई करते हैं। तो विद दैट लॉजिक दे हैव एक्वायर्ड पर्टिकुलर कंपनी इन यूएस। सो दैट इज द थिंग। और इसके अलावा ये लोग अभी स्मार्ट मीटर्स वगैरह के भी कंपोनेंट्स वगैरह बनाने के लिए तो उसमें भी जा रहे हैं। तो उसी के लिए इन्होंने एनर्जी मीटर्स वाला डिवीजन एक एक्वायर किया है। साथ ही साथ कॉटसन्स ट्रांसफॉर्मर्स का किया है। अगेन ट्रांसफॉर्मर्स तो आपको अगेन जो एनर्जी है उसको एक लेवल से दूसरे लेवल पे चेंज करना है तो उसके लिए यूज होता है। तो विद दैट लॉजिक तो बेसिकली क्या है, कंपनी कहता है कि दीज आर डिपेंडेंट, मतलब बेसिकली वो है, मतलब सिनर्जी क्रिएट करता है। ऐसा नहीं है कि ये लोग अपनी वैल्यू चेन से बाहर जाके एक्वायर कर रहे हैं, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। मतलब कोई कंपनी है वो अपना बिजनेस को छोड़ के किसी थर्ड सेगमेंट में चला गया है, तो वो तो सही बात नहीं होती है ना। तो कंपनी इज अगेन गोइंग इन इट्स ओन सिनर्जी वाली कंपनी में जा रहे हैं। तो विद दैट लॉजिक, और जो इनका 6 गीगावाट मॉड्यूल वाला प्लांट है, ये कौन सा है, वही इंटीग्रेटेड फैसिलिटी जो गुजरात में आ रही है आपकी, बोथ सेल एंड एज वेल एज मॉड्यूल वाला फैसिलिटी, उसकी बात कर रहे हैं। और बाकी जो इनकी इनगॉट्स वाली फैसिलिटी है वो भी नेक्स्ट ईयर आएगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर आई थिंक आने वाला है। FY 27 या 28 में आएगा, उसका टाइमलाइन मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। सो दैट इज द थिंग। अब ये जो मैं आपको बता रहा था कि जो पूरे जो वैल्यू चेन को है ना, वो कैसे ये लोग एक्स्ट्रा कमांड करते हैं, है ना। तो जैसे अगर आप देखेंगे तो ये जो सेगमेंट है ना, जो अभी ये दिखा रहे हैं कि अनएड्रेस्ड पोर्शन है, मतलब आज के डेट में अगर मैं देखूं इनका, तो डिस्पाइट देयर इज सो मच स्टॉक कि अभी ये लोग बैटरी में जा रहे हैं, इन्वर्टर्स में जा रहे हैं, बट आज के डेट पे जो इनका रेवेन्यू आ रहा है वो तो पूरा आपका मॉड्यूल से ही आ रहा है ना। अभी तो इनकी बैटरी प्लांट्स लगी नहीं है, क्योंकि वो तो आपकी FY 27 में आएगा, और इनगॉट्स वाली फैसिलिटी है वो तो आपकी FY 28 में आनी है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अभी आज की डेट में ये लोग आपका 40 से 50% के बीच में ही मार्केट पूरा कैप्चर करते हैं। बट ये लोग जब इनकी प्लांट्स आ जाएगा, जब आप आने वाले 1 या 2 3 सालों में,
तो बेसिकली व्हाट दे आर ट्राइंग टू से कि इस तरह से हम पूरे वैल्यू चेन में आगे बढ़ेंगे, है ना। एंड दिस इज हाउ ये पूरे वॉलेट शेयर को अक्वायर करने की बात करते हैं। इसी में आप यहाँ पे देख लीजिए, ये जो ईपीसी एंड ओएनएम सेगमेंट है, ये किससे आएगा, ये आपका आएगा जो इनकी सब्सिडरी कंपनी है, सब्सिडरी नहीं मतलब जो दूसरी लिस्टेड कंपनी है, वाड़ी आरटीएल है, जिसका मैंने ऑलरेडी कॉन कॉल एज वेल एज पूरा वीडियो में डिस्कस किया है, दैट यू ऑल कैन वॉच। और बाकी जो ऊपर वाले सेगमेंट्स है उसमें तो कंपनी आगे बढ़ी रही है, तो दैट वी हैव डिस्कस्ड। तो ये है। अब ये लोग बेसिकली यहाँ पे अपना टाइमलाइंस बता रहे हैं जो इनके पूरे नए नए प्लांट्स आना है। प्रेजेंट कैपेसिटी जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया अराउंड 18 गीगावाट के आसपास है, इसमें से अराउंड 2.6 आपका वो मेयर वाला प्लांट हो गया, 16.1 गीगावाट फैसिलिटी इनकी ओवरऑल कैपेसिटी जो इनकी है वो आपका मतलब अभी प्रेजेंट कैपेसिटी है ना। और जो सेल वाली प्लांट अगेन वो भी कमीशन हो गई है जिसका अभी रैंप अप हो रहा है। एंड द फ्यूचर कैपेसिटी है जिसमें वो 6 गीगावाट वाली प्लांट आने वाली है। तो ये FY26 में ही आ जाएगा, है ना, आपके मे बी Q3 या Q4 में आएगा। तो उससे इनका अगर जो ओवरऑल आप कैपेसिटी देखोगे ना FY26 के एंड में, वो अराउंड 27.7 गीगावाट के आसपास है। अब यहीं पे अब देखिए ना, जस्ट पहले मैं ये देख लेता हूँ कि जो सेल वाली फैसिलिटी है, सेल वाला जो है उसमें भी इनका आएगा, है ना, तो वो भी आपका FY27 में भी आएगा, और एक प्लांट तो इनका ऑलरेडी आ ही गया है। और सिमिलरली जो इनगॉट्स और वेपर वाला प्लांट है वो भी 10 गीगावाट का मतलब मे बी FY27 के एंड में आएगा वो वाला प्लांट। बट यहाँ पे मैं आपको और जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बताना चाह रहा हूँ। जैसे अभी देख रहे हैं हम लोग इनका कितना है ओवरऑल मॉड्यूल कैपेसिटी अराउंड 18 गीगावाट हो गया, है ना। अब आज के डेट में विक्रम सोलर का कितना है, आई थिंक FY27 में वो लोग 17 गीगावाट के आसपास करेंगे ना, करेंगे। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि वो जो कंपनी है डिस्पाइट काफ़ी बड़ी प्लेयर है उसके बावजूद भी उनका जो कैपेसिटी है वो बहुत छोटा है। तो वाड़ी इज क्लियरली लीडिंग द वे, है ना, इस सेक्टर में पूरे आगे बढ़ रहा है। और इस सेक्टर में इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि यहाँ पे जो फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज है ना, जब आप सोचिए कि जो सेल प्लांट्स है बाकी कंपनीज के जितने भी हैं उनका सेल प्लांट बाद में आएगा, है ना। वाड़ी के पास आज के डेट में ही सेल प्लांट है। जब आपके पास सेल प्लांट होता है और जब FY26 में वो DCR सेल की रिक्वायरमेंट वाला थीम आएगा, तो वहाँ पे जिसके पास ऑलरेडी सेल प्लांट्स हैं वो तो पहले से ही कैटर कर पाएगा ना उस डिमांड को। बिकॉज मान ली इट्स जस्ट लाइक दैट कि मतलब देयर इज अ 5.4 गीगावाट फैसिलिटी है इनके पास, मतलब 6 गीगावाट को मैं अगर हटा देता हूँ वो अभी आपका आएगा और वो धीरे धीरे रैंप अप होगा, तो उसकी जो डिमांड बहुत तेजी से आएगी, है ना। तो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और इस पूरे सेक्टर में जो प्लेयर बहुत लेट से आपके सेल्स या फिर आपके बैकवर्ड इंटीग्रेशन में जाएगा ना, दे विल लूज। एंड जो वैसे प्लेयर्स हैं जो इसमें आपके अहेड होके आगे बढ़ के आएंगे, दे विल क्लियरली विन। क्यों? क्योंकि जब ये इंडस्ट्री है ना आज से 3-4 साल बाद जब आगे बढ़ जाएगी, तो अभी जो इनको इतने से मार्जिन मिल रहे हैं ना, तो वो मिलना देर इज हाई प्रोबेबिलिटी क्या मतलब होगा ही होगा। तो क्योंकि उस रेट पे तो इतनी डिमांड इंक्रीज होगी नहीं, आज के दिन में आपकी डिमांड सप्लाई का गैप है, दैट्स वाई ये पूरा सेक्टर का इतना टेलमेंट आपको दिख रहा है। तो वहाँ पे जो प्लेयर्स बाद में कैपेसिटीज वगैरह लाएंगे तो उनको इसका एडवांटेज नहीं मिल पाएगा। तो अगेन जब आप इस तरह के बिजनेसेस को ट्रैक कर रहे हो ना, पूरी देयर इज सो मच टॉक अबाउट दिस सोलर थीम एंड ऑल दिस थिंग्स, तो ये पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको ट्रैक करने के लिए, है ना। तो जब आप ऐसे देखोगे ना तो आपको बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि कौन सा बिजनेस कहाँ पे स्टैंड कर रहा है ना। मे बी आपको आज के डेट में उनके जो नंबर्स आप देखोगे ना, तो नंबर समय हर कंपनी का आपको 60-70 इवन 2x टाइप का ग्रोथ दिखता है। बट आप उसके डिटेल में जाइए, आप उससे जाके पीछे जाके देखिए कि कैसे वो इंडस्ट्री चेंज हो रही है। तो ये छोटा सा चीज था, मतलब इंपॉर्टेंट है ये समझना हमें। सो दिस वाज द बेसिक प्लान्स, जो इनके प्लान्स वगैरह हैं कैसे कैसे ये आगे बढ़ रहे हैं ना। बेसिकली द थिंग इज हर क्वार्टर में इनका नया नया कैपेसिटी आने वाला है ना। और आप सिंस 25,000 का पूरा कैपेक्स कर रहे हैं ये लोग, तो और बैटरी में ही अराउंड आपका 10,000 करोड़ का कैपेक्स करेंगे ये लोग, है ना। तो बैटरी में भी काफी मतलब डोमिनेंट वे में आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं ये लोग। सो दिस इज अ थिंग एंड अगेन एग्जैक्टली व्हाट आई वाज सेइंग। अब जो बैटरी प्लांट है ना इनका ओवरऑल, तो ये लोग 20 गीगावाट आवर का टारगेट कर रहे हैं इसमें, मतलब FY27 के एंड में। अगेन ये सारी जो प्लांट है ना ये वाला, ये अगेन उसी वलसाड एरिया में आएगा, विच इज अगेन नियर टू सूरत, नियर नवसारी चिखली एरिया के आसपास ही है। तो वहाँ पे ये प्लांट आने वाला है। तो जो बैटरी सेगमेंट वाला प्लांट है वो उसका 3.5 गीगावाट आवर FY27 में आएगा, क्लियर। और जो बाकी है वो आपका, एक सेकंड, जो बाकी है वो आपका FY28 में आएगा। और जो ओवरऑल कैपेक्स कैपेक्स लगना है वो 10,000 करोड़ का लगना है इसके ऊपर। और बाकी जो इन्वर्टर्स में चल रहे हैं ना, इन्वर्टर्स भी बनाएंगे, इन्वर्टर्स, हाँ अगेन। सो लेट अस यूज दिस अपॉर्चुनिटी। तो हम लोग इन्वर्टर्स के बारे में ही एक्सप्लेन करते हैं ना। सो यहीं पे इन्वर्टर्स एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो इन्वर्टर्स का जो प्लांट है वो भी इनका आना है ना। इन्वर्टर्स में कितना कैपेक्स इन्वेस्टमेंट की प्लान है इनकी, 180 करोड़ के आसपास है ना। अब इन्वर्टर्स इंपॉर्टेंट क्यों होता है मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ। जब आपने एक मॉड्यूल बनाया
तो इन्वर्टर जो है ना बेसिकली एक डेटा को स्टोर करेगा, ठीक है। अभी जैसे आपने वो टाटा मोटर्स वाली कौन सा है, जगुआर या रेंज रोवर है ना, तो उसमें साइबर सिक्योरिटी का अटैक हुआ। तो बेसिकली अभी जो गवर्नमेंट का थीम है, पूरा आत्मनिर्भर भारत का जो थीम चल रहा है कंट्री में, उसमें द कंट्री वांट्स नॉट जस्ट दिस पर्टिकुलर कंपनी वाड़ी या फिर पूरे सेक्टर, मतलब बहुत सारे इंडस्ट्रीज में। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो डेटा है उसका जनरेशन इंडिया में हो, स्टोरेज इंडिया में हो, उसका पूरा जो यूसेज है वो इंडिया में हो, है ना। डेटा मतलब इंडिया से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो उसी जब हम इस तरह की बात करते हैं तो उसमें इन्वर्टर जो है एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बन जाता है। तो ये सारी चीजें मतलब अगेन आपको दिखाता है कि पूरी कंट्री किस तरह से आगे बढ़ रही है, उसमें ये सारे प्लेयर्स आके केपेक्स होता है इनका। तो ओवरऑल थीम अंडरस्टैंड करना जरूरी जरूरी हो जाता है हमें। तो विद दैट लॉजिक ये लोग इन्वर्टर में जा रहे हैं, और अगेन उससे बिजनेस तो करेंगे ही, मतलब क्योंकि पूरे सेक्टर में ही टेलविंड्स है। सो विद दैट लॉजिक दे आर गोइंग इनटू द इन्वर्टर सेगमेंट। और उसके अलावा ये लोग किसमें जा रहे हैं, ग्रीन इलेक्ट्रोलाइजर्स में जा रहे हैं। ग्रीन इलेक्ट्रोलाइजर्स क्या है, उससे क्या होता है आपका, जो बेसिकली पूरा जो आपका ये जो हमारा एनर्जी होता है वो अभी तो इम्पोर्ट होती है ना। जो आपके ये फर्टिलाइजर्स वगैरह होते हैं वो आप रशिया से इंपोर्ट करते हो, चाइना से भी इंपोर्ट करते हो। चाइना ने रेस्ट्रिक्शन लगा दिए थे वहाँ पे अभी कुछ समय पहले। तो ये सारे प्लांट में आपको बेसिकली जो एक तो आपका रॉ मटेरियल में जो आपको बर्न करना है वहाँ पे, तो आपको बेसिकली वहाँ पे हाइड्रोजन वगैरह यूज होता है ना। तो उसके लिए ये जो पूरा ग्रीन इलेक्ट्रोलाइजर्स वाला थीम है ना, और दूसरा जो आपकी ईवी कार्स वगैरह होगी, तो वहाँ पे भी अभी हाइड्रोजन फ्यूल की तरफ जाने की बात कर रहे हैं ना। तो बट वो धीरे धीरे अभी आगे बढ़ना है, वो तो अभी टाइम लगेगा उस चीज में, बट country is moving in that particular direction, what I am trying to say. तो with that logic they are moving into the आपका ग्रीन इलेक्ट्रोलाइसिस वाली चीजों में बढ़ रहे हैं। और बाकी जो इनका रिन्यूएबल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो मैंने आपको बताया, तो ये वाली चीजें, और उसमें इनके कुछ है ना आईपीपी वाले भी प्लान्स है जिसके वाया ये लोग कुछ पावर्स वगैरह सेल करेंगे। तो ये ईजीपीआईपीएल करके इनकी एक जो डिस्कशन है इनके साथ चल रहा है। मतलब बहुत ज्यादा मेजर इनका भी आईपीपी में सेगमेंट नहीं है, बट मे बी कुछ अपना एसेट्स एसेट्स बनाने वाली बात कर रहे होंगे, या फिर देखते हैं। क्योंकि क्या आईपीपी क्यों होता है ना इम्पोर्टेंट, क्योंकि आईपीपी का जो बिजनेस है वो बहुत ज्यादा केपेक्स हैवी होता है ना। अगर आपको ये अंडरस्टैंड करना है ना, तो मेरी आप केपी ग्रीन और जो आपकी एक और कौन सी कंपनी है वो, देर इज वन अनदर अनदर कंपनी, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका। तो आप उस कंपनी को भी देख सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। उस दूसरी कंपनी का नाम एक्मी सोलर होल्डिंग है, मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ उस कंपनी के नेम में। तो बेसिकली द थिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि जो ये सेगमेंट है ना, जो आईपीपी वाला सेगमेंट होता है, उसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसीलिए अगर कोई कंपनी अपने पूरे प्रोडक्ट को छोड़ के उसमें जाती है, तो डेप्थ वाला जो डेप्थ इक्विटी प्रोफाइल है वहाँ पे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होगा। तो विद दैट थिंग आई थिंक ये कंपनी उतना रैपिड पेस में नहीं जाएगी। बट अगेन थोड़ा सा इनका मे बी एक एसेट जनरेटिंग मॉडल की तरफ, या फिर जो एन्युटी इनकम होता है, मतलब आप 20-25 साल के लिए पीपीए साइन कर लेते हो, आपको कैश फ्लोज आते रहते हैं। तो मे बी उस मॉडल से ये लोग काम करना चाहते हैं। तो ये सारे ये लोग इनके जो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, हमने एक्सप्लेन कर लिया इसको। और बाकी पीएलआई स्कीम तो लगता ही है, जो मैंने ऑलरेडी बात किया आपका, जो आपके बहुत यूएस में आपका 45x क्रेडिट वाला सिस्टम है, और इंडिया में पीएलआई वाला सिस्टम है, जिससे बेसिकली वो लोग लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने की बात कर रहे हैं ना। एंड दिस इज द थिंग। अब यहाँ पे जो बेसिकली हमारे बेस्ट के बारे में उन्होंने और कुछ डिमांड बताया है। तो इस स्लाइड में हमें दिखता है कि बेसिकली जो बेस्ट की डिमांड है वो किस तरह से बढ़ रही है FY 2030 तक, है ना। सो अभी जो मेजर मेजर डिमांड कहाँ से आना है, आपका ग्रिड में ही आना है, क्योंकि ग्रिड को स्टेबलाइज करना है। वो जो पावर दोपहर में एक्स्ट्रा जनरेशन होती है, बट शाम को तो सोलर होता नहीं है, मतलब सूर्य भगवान तो चले जाते हैं। तो वहाँ पे उसको तो बूस्ट, मतलब वहाँ पे आप बैटरी से एनर्जी जनरेट करोगे, है ना। तो बेस्ट है। अब हाँ, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे। तो बेस्ट के बारे में आपको और देखना है ना, तो बेस्ट में क्या है कि जो टेक्नोलॉजी है वो अभी चेंज हो रही है ना। दूसरी जो प्राइसेस है वो आपका कम हो रहा है। दो चीज़ें, जब आप बैटरी सेगमेंट को देखते हो तो यहाँ पे आपको ऐसे सोचना है कि आप ऐसे सोचिए, पहले जो बचपन में कंप्यूटर्स के साइजेस वगैरह बड़े थे, फिर मोबाइल फोन्स आया। बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग कि चिप्स वगैरह होती है उसकी साइजेस छोटी होती है ना। तो वैसे ही जो बैटरी है वहाँ पे जो एनर्जी डेंसिटी एक वर्ड यूज होता है। एनर्जी डेंसिटी मतलब क्या, एक छोटे से बैटरी के साइज में आप कितना एनर्जी स्टोर कर सकते हो, है ना। द ग्रेटर द एनर्जी स्टोरेज द फास्टर यू कैन मूव। मतलब फॉर एग्जांपल आप बैटरी कार्ड्स को एग्जांपल लीजिए, ईवी कार्ड्स को। जैसे आपको पता है ना, वो मैंने एक सोना कॉमशर वाले वीडियो में भी डिस्कस किया था, जो आपकी एक चाइनीज BYD कंपनी है, उसने कितना छोटा बैटरी बनाया था। तो वो वाली चीज़ है। तो उस तरह के लॉजिक से कंपनी आगे बढ़ रही है। तो बैटरी में उस तरह की डिमांड चल रही है। तो जो कंपनी अपना जो बैटरी में जाएगा ना, तो उसमें वो लोग अलग अलग टेक्नोलॉजी पे भी वर्क कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपना मतलब इंडिया में लाके असेंबलिंग ही करेंगे। उसमें असेंबलिंग नहीं है, पहले तो असेंबली होगी, फिर वो उनका धीरे धीरे
आपका मतलब सेल्स वाले में भी जाएंगे, और उसमें जैसे टेक्नोलॉजी वगैरह चेंज होती है, जो केमिस्ट्री यूज होना है वो भी चेंज होता है आपका। तो एनोड एनोड किस तरह के होंगे, कैथोड कैथोड क्या होता है, बेसिकली टू डॉट्स होती है जिसके वजह आपके इलेक्ट्रिसिटी का मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं, जो आयंस वगैरह होते हैं वो मूव करते हैं। तो वो वाली चीज है, दिस इज हाउ दे आर मूविंग इनटू द बैटरी सेगमेंट। और इसके अलावा मतलब आप देखेंगे ना बैटरी में, तो गवर्नमेंट जो देखिए इसको ऐसे समझिए कि जो बैटरी या जो बाकी सेल कंपोनेंट्स है इसमें प्ले आउट कैसे हो रहा है हमारे कंट्री में। तो इसको आप ऐसे सोचिए, जैसे एक टूल किट होता है ना, जो बहुत गलत चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, बट वो डिस्कशन नहीं है हमारा। तो जो टूल किट है, जो सोलर मॉड्यूल्स पे वो एक टूल जो मेथड है वो सक्सेसफुल हो गया इंडिया में, तो गवर्नमेंट उसी मेथड में आगे बढ़ रही है। कहने का मतलब क्या है, बैटरी के लिए आप पीएलआई स्कीम दे दो, वायबिलिटी गैप फंडिंग लगाओ, है ना, और आप मान लीजिए टैरिफ के बैरियर्स लगाइए, बोथ टैरिफ एज वेल एज नॉन टैरिफ बैरियर्स। तो इससे क्या होगा, इंडिया में वो डंपिंग नहीं होगी, और जो इंडिया की लोकल कंपनीज है उस पर वो मशरूम होगा, है ना, मतलब नई नई कंपनीज ग्रो होगी, एंड कॉम्पिटिशन डेवलप होगा, तो एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप होगा। तो दिस आर द ड्राइवर जिसके वजह जो गवर्नमेंट है और जो कंपनी से आगे बढ़ रही है। सो ये एक थोड़ा बैटरी के बारे में बताना जरूरी था। और आपको और बैटरी के बारे में ना, जैसे मतलब जैसे मान लीजिए आज से 2-3 साल बाद तो बैटरी के बारे में हमें बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, बट जब आप कंपनीज को ट्रैक करते हो तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग इसी लेवल से डिस्कस होता है कि कैसे पूरी सेक्टर आपकी अपग्रेड हो रही है। इसी के लिए है ना, आप बोनाडा और मेरा ओरियाना पावर उसको भी देख सकते हैं, उसमें और आपको इनसाइट्स मिलेगी, और इवन जो आपकी एक्मी सोलर होल्डिंग्स है, इन सभी कंपनी से आपको मोर इनसाइट्स मिलेगा कैसे इंडस्ट्री पूरा आगे बढ़ रहा है बैटरी सेगमेंट की तरफ। सो दिस वाज ऑल आई वांटेड टू डिस्कस अबाउट द बैटरी थिंग एंड हाउ दे आर मूविंग। सो बाकी तो मैंने ये सारे पॉइंट आई थिंक मैंने डिस्कस कर लिए। बाकी एफडीआरए फर्म डिस्पेचेबल रिन्यूएबल एनर्जी है जो 24 आवर्स के लिए आएगा, राउंड द क्लॉक का भी मीनिंग वही है, और ग्रिड स्टेबिलिटी आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। हाँ ओके, आई थिंक आई हैव डन ऑल द पॉइंट्स फ्रॉम दिस साइड। लेट्स कंटिन्यू। अब सस्टेनेबिलिटी को मैं स्किप कर रहा हूँ। आप ओके, अब ये तो अगेन नंबर्स हैं, नंबर्स तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। इबिटा प्रोफाइल एंड सभी चीज़ों पे आपका काफ़ी अच्छा नंबर है। आप यहाँ पे देखिए इबिटा मार्जिन से आपके 25% पे फ्लैट है ना। जो अभी हमको अगेन यहाँ पे दिखता है कि जो इनका रेवेन्यू में मेजर जंप आया है, तो वो आपका किस लिए आया है, मतलब रेवेन्यू पे नहीं, जो आपकी बॉटम लाइन है एज वेल एज जो इबिटा लेवल्स पे आया है, तो वहाँ पे जो जंप हमें दिख रहा है दैट इज अ जंप बिकॉज कि लास्ट ईयर में जो इनका इबिटा मार्जिन था वो अराउंड 17-18% के आसपास था, अभी वो बढ़ के 25% हो गया है। तो उसके कारण एक बहुत बूस्ट मिला है ना अभी। लेकिन अब देखिए ना, क्या आपको लगता है कि यहाँ से आगे जाके बहुत भयंकर इबिटा मार्जिन पे इंप्रूवमेंट आएगा, है ना। ऑल्दो दे आर ऑफ कोर्स गोइंग इन द बैकवर्ड सेगमेंट, बट अगेन जो ओवरऑल स्कीम ऑफ चीज है उसमें तो आपका मेजर ड्राइवर्स तो मॉड्यूल एंड सेल्स ही रहेगा ना। अब कंपनी जो बोलती है, यहीं पे हम मार्जिन के बारे में और बात कर लेते हैं ना। तो कंपनी जो बोलती है कि जो हमारा सस्टेनेबल एबिटा मार्जिन है, कीपिंग ओनली द मॉड्यूल्स थिंग, तो वो अराउंड 18 से 20% के आसपास है। जब आप सेल्स में जाते हो और आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसीज होती है, आप डोमेस्टिक सेल रिक्वायरमेंट में गए, रिटेल सेगमेंट हो गया, एक्सपोर्ट में गए यूएस में, तो इन सभी जगहों पे आपकी मार्जिन रिलेटिवली थोड़े ज्यादा होते हैं, है ना। और इवन सेल्स भी अभी इनका रैंप अप हो रहा है। तो उन ये सभी जब चीजों को आप ले लेते हो, तो इसके कारण आपको जो इबिटा मार्जिन है वो आपके 25% पे दिख रहा है हमें, है ना। बाकी सेगमेंट आएगा, बट अगेन उसके साथ आपके फाइनेंस कॉस्ट वगैरह भी बढ़ेंगे, तो और रॉ मटेरियल के प्राइसेस भी होते हैं वो भी फ्लक्चुएट करते हैं, तो ये सारी चीज़ों का इंटरप्ले होता है। तो इसीलिए जो इनके मार्जिन प्रोफाइल है, आई डोंट थिंक कि अभी के लिए उतना कोई इंप्रूवमेंट इबिटा मार्जिन पे हमें दिखेगा, है ना। बट अगेन ड्राइवर्स भी हैं, तो हमें देखना है कैसे आगे बढ़ेगा। और बट ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ कि इबिटा मार्जिन उतना आगे नहीं बढ़ने वाला है अभी, है ना। ऐसा इसलिए क्योंकि मार्केट में सेल की सप्लाई भी बहुत ज़्यादा आ रही है। अभी तो डिमांड सप्लाई में गैप काफी ज्यादा है, बट आगे जाके आज से 1 या 2 साल बाद क्या वैसा रहेगा, तो वो तो हमें इंडस्ट्री को इवॉल्व होगा उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। सो दिस वाज लिटिल बिट अबाउट द बेटा मार्जिन थिंग। और इसके अलावा जो कंपनी है, कंपनी कहती है कि हमारे पूरे बिजनेस को अगर आपको जज करना है, तो ग्रॉस मार्जिन इज अ बेटर नंबर टू जज। और ग्रॉस मार्जिन इनका कितना है, 30% के ऊपर है। ग्रॉस मार्जिन पे जज करना क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ग्रॉस मार्जिन जब आप निकालते हो तो वहां पे आप कॉस्ट ऑफ जो रॉ मटेरियल होता है वो निकल जाता है, तो उससे बेसिकली एक पूरा आपको बेटर मैट्रिक्स मिलता है इनका, हाँ? और ये बाकी तो पैट के बारे में हमने डिस्कस कर ही लिया, तो ये तो अच्छा है ही। सो हाँ, यहाँ पे मुझे कुछ 1-2 पॉइंट डिस्कस करने हैं, आपको मैं बताता हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। हाँ ओके, अभी यहाँ पे मुझे आपको दिखाना है अदर इनकम, ठीक है। अभी जो अदर इनकम है ना, इसमें कौन सा कंपोनेंट आता है, यहाँ पे वही जो यूएस में इनको इंसेंटिव मिलता है ना, इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट वाला 45 टैक्स क्रेडिट, इफ यू कैन रिकॉल, तो वो वाला कंपोनेंट है ना। और एट द सेम टाइम आप यहाँ पे देखिए जो अदर मैन्युफैक्चरिंग ईपीसी प्रोजेक्ट रिलेटेड एक्सपेंसेस,
इसमें आपकी एक ये वाली कंपोनेंट आती है। अभी जैसे यूएस में पूरा टैरिफ वाला इशू चल रहा है ना, जो ड्यूटीज वगैरह हाई हो गई है, तो वो वाला कंपोनेंट है। तो ये सारी चीज़ें, और इसके अलावा और बाकी, हाँ, अभी इन्होंने क्या किया है, ये जो इनकी होल्डिंग कंपनी है ना इंडो सोलर, जो कि आपकी गुड़गांव बेस्ड उस वाले मार्केट को कैटर करता है, जिसका अभी अभी आपके मार्केट में लिस्ट भी हुआ था कुछ समय पहले। उसमें अभी ये लोग अपनी कैपेसिटी को रैंप अप कर रहे हैं, बट ये उस कंपनी के बारे में वीडियो नहीं है। तो उस कंपनी में इनका ऑफर फॉर सेल हुआ था, बिकॉज एज पर द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट कुछ परसेंटेज ऑफ आपको अपनी होल्डिंग रखनी पड़ती है ना। तो उसके इन्होंने ऑफर फॉर सेल किया था, तो उसके कारण इनको आई थिंक 523 करोड़ का मतलब इनके बैलेंस शीट में आया है। तो वो जो इनकम है वो आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा, बिकॉज वो तो एक मतलब अभी के ऑपरेशन से नहीं आया ना, वो तो बेसिकली अगर आपको उसको देखना है तो वो उसको आप ये आपको इनके जो वो होती है ना जहाँ पे इक्विटी वगैरह होते हैं वहाँ पे दिखेगा। तो वहाँ पे कंपोनेंट इंक्रीज होता हुआ दिखता है, दैट आई विल शो यू इन द एंड, है ना। सो दैट इज द थिंग। सो दिस इज ऑल आई वांटेड टू डिस्कस फ्रॉम दिस स्लाइड। अब इसके अलावा तो कैश फ्लोज वगैरह तो ठीक है, इस पे हम लोग और आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब ये लोग जो अपने गाइडेंस वगैरह की बात करते हैं कि हम लोग तो 2.64 का प्रोडक्शन है ही, बाकी लोग बोलते हैं कि H2 हमारा अच्छा होगा। और FY26 के लिए जो भी इन्होंने गाइडेंस दिया है, गाइडेंस क्या दिया है, बेसिकली EBITDA नंबर्स पे दिया है कि हम भाई 5,500 से लेकर 6,000 करोड़ के आसपास करेंगे। तो उस गाइडेंस पे ये लोग पूरे मतलब बोलते हैं कि हम फुलफिल करेंगे उसको। और अगेन सिंस आप H1 ही देखेंगे ना, तो अप्रोक्सीमेट अराउंड 50% इनका हो गया है H1 में। तो अगेन वहां से भी दिखता है कि काफ़ी अच्छे से ये लोग उसको एग्जीक्यूट करेंगे, और मे बी और अगर अच्छा हुआ तो देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि वो उसको बीट भी करें। और बाकी तो जो भी इनके फैसिलिटीज है वो ऑन ट्रैक ऑफ प्रोडक्शन पे मतलब रैंपिंग अप हो रहा है उनका, और बाकी केपेक्स प्लान चल ही रहे हैं। सो अब ये लोग बोल रहे हैं जो मॉडल वाला प्लांट है जो कि 6 गीगावाट वाला है, वो बोल रहा है FY26 में एग्जीक्यूट कर देंगे। दिस इज द थिंग नाउ। अब ये तो इनके हिस्टोरिकल परफॉर्मेंसेस के बारे में है। सो इसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज अगर मैं देखूँ तो इसमें तो कुछ खास इंटरेस्टिंग नहीं है। बाकी बेसिकली सेगमेंट हमने दिए हैं कि किस किस को सर्व करते हैं। यूटिलिटी मतलब जो बड़े लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स होते हैं, कमर्शियल और आपके इंडस्ट्रियल हो गए, जैसे स्टील प्लांट्स मान लीजिए, एल्यूमिनियम प्लांट्स हो गए, उनको केटर करता है। ईपीसी वाला सेगमेंट क्या है, मे बी इनके वाड़ी आरटीएल से कुछ सेगमेंट जाता होगा वहाँ पे। ओवरसीज मतलब इनका यूएस मार्केट जो है। और बाकी जो रिटेल मतलब जो कैश एंड कैरी सेगमेंट होता है। हाँ, यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज बताना है। जब आप रिटेल पोर्शन को देखते हो ना, वो आपके ऑर्डर बुक का पार्ट नहीं होता है, ठीक है। ये अगेन ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये आपको हेल्प करेगा बाकी कंपनीज को भी देखने के लिए। तो जैसे मैंने सात्विक ग्रीन की वीडियो में जो डिस्कस किया था, वहां पे भी रिटेल सेगमेंट होता है। तो वो एक्स्ट्रा सेगमेंट है ना। तो वो इनकी अभी ऑर्डर बुक में इन्वॉल्व नहीं है, और उस पर मार्जिन भी बेटर होता है। तो ये एक छोटा सा चीज है। और इम्पोर्टेंट क्या है, जो इनका रिटेल सेगमेंट है ना, वो अभी इनका अराउंड मोर देन 20% ऑफ रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट करता है ना। सो दैट इज अगेन अ गुड थिंग, मतलब एक लार्ज चंक ऑफ रेवेन्यू इनका आपकी रिटेल सेगमेंट से भी आता है। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और बाकी तो इनका डोमेस्टिक प्रेजेंस एज वेल एज जो इंटरनेशनल प्रेजेंस है उसके बारे में बता रहे हैं। तो वेल डाइवर्सिफाइड कंपनी है, सिंस 1 लाख करोड़ के ऊपर का तो मार्केट कैप है इनका। तो ये है अगेन हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस, दिस यू ऑल कैन पॉज एंड रीड अबाउट इट। और बाकी तो इनका रेटिंग्स वगैरह के बारे में ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगेन द हिस्टोरिकल परफॉर्मेंसेस चीज है इनकी। FY25 में EBITDA मार्जिन 21 था, इस साल मोस्ट प्रोबेबली 25% के आसपास रहेगा। तो उसी के बेसिस पे हम लोग फॉरवर्ड पी का कैलकुलेशन वगैरह वैल्यूएशन के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। एंड अगेन ROC ROE प्रोफाइल है, कैश कन्वर्जन काफ़ी अच्छा है इनका। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्यों होता है। और नेट अभी तो इनका उतना मतलब डेप्ट टू इक्विटी इनका नेगेटिव है, मतलब क्या मतलब बेसिकली पॉजिटिव कैश फ्लो पॉजिटिव, मतलब नेट कोई डेप्ट नहीं है इस कंपनी के पास, बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अब इंपॉर्टेंट वो नहीं है, इंपॉर्टेंट है कैश कन्वर्जन साइकिल अगर इनका अच्छा है उससे क्या होता है। जैसे मैंने आपको बोला 25,000 करोड़ का इनको केपेक्स करना है, उसके लिए फंडिंग रिक्वायरमेंट होगी ना इतनी सारी। 10,000 करोड़ तो इनका बैटरी सेगमेंट पे ही लगना है। तो वो कहाँ से आएगा, वो आपके मैं आपको दिखाऊंगा एंड में पूरे जो कैश फ्लो स्टेटमेंट वगैरह है। तो वो कहाँ से आएगा, एक तो इनके बैलेंस शीट में आपका ये होता है ना बैंक डिपॉजिट्स वगैरह होते हैं, एक तो वहां से आएगा जो पहले इन्होंने अर्न किया है, वहां से आपकी कैश वगैरह होगा, है ना, बेसिक मतलब द ओल्डर प्रॉफिट्स। उसके अलावा कुछ बोरोइंग्स वगैरह कर सकते हैं। और बाकी इनका इतना अच्छा कैश फ्लो जनरेशन हो रहा है, मतलब आप सोचिए ना इसी साल इनका 5 से 6 हजार करोड़ के आसपास इबिटा हो जाएगा। इबिटा में से आप बाकी मान लीजिए कुछ ये जो ऑपरेशनल चीजें होती है इन्वेंट्रीज वगैरह, उनको अगर हटा दोगे तो अगेन मतलब 60% हटा भी दूंगा, तो एक लार्ज चंक ऑफ मतलब 3-4 हजार करोड़ तो वहां से ही आएगा। और अगेन जो इनका मेजर केपेक्स होता है वो तो आपका बैक एंडेड है, मतलब FY27 में होगा। तो वहां से भी कुछ ये लोग और कैश जनरेट कर लेंगे। तो बेसिकली दिस
आर द मेथड जिसके वाया ये लोग अपने केपेक्स को फंड करेंगे। बट अगेन हमें देखना पड़ेगा उस चीज़ को। और क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या होता है, क्योंकि डिस्पाइट हैविंग ऑल दिस थिंग्स इनको एक लार्ज चंक ऑफ डेप्ट लेना पड़ेगा, है ना, डेप्ट भी लेना ही पड़ेगा, क्योंकि पूरा तो इनका कैश वहाँ से आएगा नहीं, तो उससे फिनांस कॉस्ट में कैसा इंप्लीकेशन आएगा, दैट थिंग्स अगेन वी हैव टू सी गोइंग फॉरवर्ड इन दिस कंपनी। सो दिस वाज द थिंग। नाउ लेट अस कंटिन्यू। अब ये तो बिल्कुल कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के बारे में है, ये सारे मैंने काफ़ी थोड़ा अच्छे से पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, Q1 वाले जो अपडेट है। सो मैं यहाँ पे इसको स्किप करता हूँ। सो अभी इसमें ये लोग बस एक यहाँ पे एक अपडेट पॉइंट जो है कि जब आप एक बड़ी कंपनी होती है ना, तो देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि सिंस उनका बिजनेस एक्सपांड कर जाएगा, है ना। अभी तो पूरा आपका यूएस वगैरह में जा रहे हैं, इतने सारे सब्सिडरीज होगा, तो अगेन उससे भी कंपनी को ट्रैक करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ना। तो कंपनी कहती है कि डिफिकल्ट नहीं होता है, मतलब कहने का मतलब यू हैव टू पुट मोर एफर्ट्स, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि कंपनी कह रही है कि आगे जाके हम लोग इसको कंसोलिडेट कर सकते हैं। मान लीजिए कुछ सब्सिडरीज को मर्ज कर देंगे, कुछ के बिजनेस को हटा के उसके लिए अलग से मार्केट में लिस्ट कर देंगे, है ना। तो ये सारी चीजें होंगी, बट उसके बारे में तो वो एज एन वन जिस तरह से आगे बढ़ेंगे तब देखेंगे हम लोग। सो ये था, है ना। तो ये तो दिस वाज ऑल अबाउट बेसिकली अभी के क्वार्टर में कैसा आया है और जो चीज़ें चल रही हैं। अब इसके अलावा हम लोग और चीज़ें डिस्कस करते हैं कि इंडस्ट्री वाइज क्या हो रहा है और बाकी क्या है, किस तरह के इश्यूज वगैरह चल रहे हैं ना। तो सबसे पहले हम लोग मार्जिन्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ऑलरेडी हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है। तो मतलब सिर्फ अगर डीसीआर को देखूंगा तो अराउंड 18 से 20% होता है। बट और भी बहुत सारे मैट्रिक्स हैं, मतलब रिटेल सेगमेंट, सीएनआई, या फिर जो आपके एक्सपोर्ट सेगमेंट है वहाँ पे नॉट सीएनआई, उनमें आपको मार्जिन ज़्यादा ज़्यादा मिलता है। तो वो सारे इंटरप्ले हैं। और तो बेसिकली उसको अगर और बेसिकली भी तो सेल में जा रहे हैं तो वहाँ से मार्जिन पे बूस्ट आएगा, तो 2 से 3% का मार्जिन वहाँ से लेते हैं। तो ओवरऑल इनकी मार्जिन वही है, मतलब 22% से 25% के बीच में बोलते हैं ये लोग, है ना। तो ये सारी चीज़ है, बट अगेन, है ना। तो मार्जिन का जो इंटरप्ले होता है वो अगेन आपकी रॉ मटेरियल पे भी करता है। और अगेन जो यूएस में आपकी टैरिफ वाले इशू चल रहे हैं, है ना। तो वो है। अब बट कंपनी क्या करता है ना, कंपनी ऐसे देखता है कि भाई जहाँ से हमको बेटर एबिटा पे आपके परफॉर्मेंस मिले, मतलब प्रॉफिट, मतलब ओवरऑल जो प्रॉफिटेबल मैट्रिक्स है, मतलब आपकी पैट वगैरह है, उस पर कितना इम्पैक्ट ना हो, उसके तरह से ये लोग डोमेस्टिक या फिर जो आपको एक्सपोर्ट सेगमेंट चूज करना है उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड करते हैं। अब इसके अलावा अगर मैं इंडस्ट्री के बारे में बात करूँ ना, तो देर इज अ ह्यूज मतलब टॉक अबाउट कि भाई सेल की इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, है ना, तो कहीं कंपनी के मार्जिन तो अफेक्ट नहीं हो जाएंगे। तो इस बारे में हम लोग देखते हैं। तो 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 बेसिकली जब आप सेल्स के बारे में बात करते हो ना, अभी जो गवर्नमेंट का मेजर ड्राइवर कहाँ से आ रहा है सेल्स के लिए, है ना। अभी बेसिकली जो डिमांड सप्लाई में गैप है, जैसे अभी आप एग्जांपल के आप वाड़ी को ही देखिए, अभी इनकी पूरी सेल की प्लांट कितनी है, 5.4 गीगावाट की है। और इनकी जो पूरी आपकी मॉड्यूल कितना है, वो तो 18 गीगावाट है। और बाकी अभी आपका ये वाला यूएस वाला भी है, और बाकी इनके 6 गीगावाट आएगा, और 5 गीगावाट का और एक प्लांट चल ही रहा है। तो वो सारे आएंगे, मतलब कहने का मतलब ये है कि 25 गीगावाट इनका वही है। तो देर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन डिमांड सप्लाई, है ना। और जो टेलमेंट्स है, मतलब जो डीसीआर रिक्वायरमेंट हो जाएगी नेक्स्ट ईयर से, तो अगेन एक बहुत ज़्यादा बूस्ट आएगा वो सेल रिक्वायरमेंट के लिए। तो फिलहाल के लिए तो देर इज नॉट अ ह्यूज इशू ऑफ दिस डिमांड सप्लाई गैप। तो ये वाला चीज़ है। और इसके अलावा जब आप नंबर्स को देखते हो ना, तो जो डीसी से एसी वाला चीज़ है, मतलब मॉड्यूल प्लांट्स जो लगना है अल्टीमेटली, तो वो डीसी में लग रहा है ना। बट जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है ग्रिड में, वो तो आपकी एसी होती है। तो जब आप डीसी से एसी में जाओगे ना, जैसे अभी मान लीजिए इस साल में देर इज जैसे H1 में अभी 25 गीगावाट अप्रोक्सीमेट आपकी मॉड्यूल्स लग गया है। तो अगर मैं मानूँ कि 40 गीगावाट लगता है, तो 40 गीगावाट ऑफ डीसी के लिए जब आप, मतलब उसके एसी रिक्वायरमेंट के लिए जब आप डीसी में जाओगे ना, तो आप लगभग 40% इंक्रीज कीजिए। तो आपकी जो वो बेसिकली रिक्वायरमेंट है ना आपकी, ये पूरे मॉड्यूल्स वगैरह की, वो अराउंड 60 गीगावाट हो जाती है। और इसी वे में अगेन जो प्लांट का जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो तो सेम रहेगा नहीं, तो उससे भी अगेन एक बूस्ट मिलता है, उससे भी लगभग 10-15% बढ़ता है। तो ओवरऑल इस तरह से बेसिकली काफ़ी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। तो इसको मुझे एक्सप्लेन करने के लिए लेट मी यूज एन एग्जाम्पल, एन इमेज फ्रॉम द विक्रम सोलर, है ना। अब मैं इस वीडियो में विक्रम सोलर को क्यों यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज इससे एक्सप्लेन अच्छा हो जाएगा, है ना। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ अभी आपको। तो अभी जैसे मान लीजिए, अभी क्या है ना, ये जो नंबर्स होते हैं हर कंपनी थोड़ा अलग अलग तरह से रिपोर्ट करता है ना। कुछ कितना अपडेट किया उसके अकॉर्डिंगली चलता है, तो उस नंबर्स पे नहीं जाते हैं, बेसिकली आइडिया को हम लोग देखते हैं। तो ये लोग वही कह रहे हैं कि जैसे अगर डीसी को हम लोग ले लेंगे कंपोनेंट, तो उससे डिमांड कितना ज़्यादा हमें दिखता है। और इसके अलावा बेसिकली ग्रीन हाइड्रोजन वगैरह से जो डिमांड आएगा, है ना, और जो आपके इलेक्ट्रोलाइजर्स वगैरह उससे जो डिमांड आएगा, अगेन उससे बूस्ट होगा डिमांड। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि सिर्फ आपका सोलर वाले थीम से डिमांड नहीं है, डिमांड उसके बाद भी है। तो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और इसके बाद अगर आप देखेंगे ना, और बाकी जो डेटा सेंटर लोड वगैरह है उससे भी डिमांड आएगा।
और बाकी तो कंपनी आपकी बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर ही रहा है, तो उससे भी फायदा है। अब बात करते हैं मार्केट शेयर के लिए। तो यहीं पे अगेन मैं पॉइंट कनेक्ट करूंगा आपका, जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। सिंस इस कंपनी को फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, इनकी सेल प्लांट ऑलरेडी आ रखी है इंडिया में। आई डोंट थिंक देयर इज एनी अदर कंपनी जिसका सेल प्लांट अभी है। आई थिंक प्रीमियर का भी आने वाला है, तो हम देखते हैं उसको, है ना, बाकी वीडियोस में। तो इनका तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज हो गया वहां से। तो कंपनी कहता है जब ये पूरा सेल वाला चीज आ जाएगा ना, तो कितना मार्केट शेयर ये लोग कैप्चर करने की बात करते हैं, अराउंड 25 से 30% कहते हैं, दैट इज द बेयर मिनिमम। तो और उसके बाद ये लोग कहते हैं कि जो पीएम कुसुम और जो पीएम सूर्यघर योजना है, और जो आपकी यूटिलिटी सेगमेंट फ्रॉम द पीएसयू साइड से, वो सभी तो आपके डीसीआर से ही रिक्वायर करेंगे ना। तो इन सभी से देर इज अ वेरी बूस्ट ऑफ डिमांड। तो ये है। अब हाँ, यहीं पे इंपॉर्टेंट होता है हमें अनसर्टेनिटी अगर डिस्कस करनी है, तो सबसे बड़ी जो ओवरहैंग है, जो यूएस में इनका प्रोडक्ट चल रहा है, जो फॉरेन ओरिजिन वाले जो है ना, मतलब बेसिकली आप चाइना से इंपोर्ट करके आप यूएस में सप्लाई करते हो, फॉरेन एंटिटी ऑफ कंसर्न करके रहता है उनका, तो उसके ऊपर बातें चल रही हैं। तो ये है। हाँ, तो उसका अभी कुछ अपडेट दिया नहीं है, कि वो बोल रहे हैं कि बेसिकली दे आर फुल्ली कॉन्फिडेंट कि हम उससे अच्छे से निकल के आएंगे। बट अगेन जब वो तो निकल के आएंगे तभी देखता है ना इंसान। तो तब तक तो ओवरहैंग रहेगा ही रहेगा। दैट इज द थिंग। और इसके अलावा अगेन यूएस के टैरिफ वाले इशू चल रहे हैं, दैट इज द सेकेंडरी इशू, है ना। तो अगेन उसके कारण भी ओवरहैंग रहता है। अब इसके अलावा क्या ये लोग और जगह डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस। व्हाई? बिकॉज आप देखेंगे ना, इंडिया का भी एफटीए साइन, मतलब पूरा जो यूरोपियन यूनियन से, और आपका अगेन जो स्विट्जरलैंड वाली जो एरिया है वहाँ से भी हुआ है। बाकी आपका ब्रिटेन के साथ भी चल ही रहा है, और ऑस्ट्रेलिया के साथ तो ऑलरेडी है ही। तो इस मार्केट को बेसिकली टैप करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब इन मार्केट में अभी पैसे देखेंगे ना, तो पूरा चाइना का डोमिनेशन है। तो ऑस्ट्रेलिया में भी आई थिंक चाइनीज प्लेयर्स काफी ज्यादा है। तो दिस इज हाउ दे आर ट्राइंग टू मूव। अब इसके अलावा कैश फ्लो से बात कर लेते हैं ना। तो कैश फ्लो से बात करने के लिए लेट मी शो यू। तो यहाँ पे हमारे पास इनका कैश फ्लो स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे आपको मैं एक दो तीन चीजें दिखाना चाहता हूँ ना। सो फर्स्ट थिंग नोट कीजिए, यहाँ पे इन्वेंट्रीज है ना। इन्वेंट्रीज आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये काफी बड़ी हुई दिख रही है, ठीक है। इसका क्या कारण है? तो इन्वेंट्रीज देखेंगे ना, तो एक एक तो क्या है, कई सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपके इन ट्रांजिट होते हैं, है ना। तो उसके कारण मतलब कुछ प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट में गए हैं, बट उनका अभी तक वो रियलाइजेशन हुआ नहीं है, मतलब सामने वाले पार्टी ने पैसा पे नहीं किया है। तो एक तो उसका कारण इन्वेंट्री बढ़ी हुई है। और उसके अलावा क्या होता है, अराउंड 300 से 400 करोड़ रुपए इनकी गुड्स इन ट्रांजिट होता है, मतलब अभी तक वो पहुंचा नहीं है। तो जब तक वो पहुंचेगा तभी तो पैसे आएंगे। सो दैट इज एक इन्वेंट्री वाला पॉइंट है। ऐसे कुछ और पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, उसको डिस्कस करते हैं। इसके अलावा अभी मैं जो आपको स्टार्टिंग में दिखा रहा था, ऑफर फॉर सेल आपका जो इंडो सोलर वाला चीज है ना, वो आपका यहाँ पे प्रेजेंट है। जो ये अदर इक्विटी है ना, आपके देखिए 9,000 से ये बढ़ के 11,000 समथिंग हुआ है। तो इसमें जो 5,000 करोड़ है ना, मतलब 573 ऑफ रुपीज है, वो इस यहाँ पे आता है। अब इसके अलावा मैं आपको करंट लाइबिलिटीज दिखाना चाहता हूँ। आप इनकी अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज में देखिए, तो ये वाला कंपोनेंट हमें दिख रहा है यहाँ पे। तो इसमें जो चीजें होती है ना, जो आपकी ये सारी चीजें आती है, मतलब जो कंपनियां एडवांस देते होंगे ना इनको, कि हमारा प्रोडक्ट्स हमें पहुंचाइए, उसके लिए कुछ एडवांस मिलता होगा। तो ये अगेन वैरी करते रहता है डिपेंडिंग ऑन कैसी इनकी रैंप अप हो रही है। तो ये वाली चीज है। अब मैं आपको बात करता हूँ, ये हो गया बेसिकली कुछ कैश फ्लोज के बारे में, मतलब बैलेंस शीट वगैरह के बारे में। अब केपक्स प्लान्स के बारे में बात कर रहा हूँ। अभी जैसे हमने बोला कि अराउंड 25,000 करोड़ ऑफ केपक्स करेंगे ये लोग। उसके लिए भी अगर आप देखेंगे ना, बैलेंस शीट से आप देख सकते हैं कि कुछ कुछ इनके पास बोरिंग्स वगैरह है, कुछ कैश वगैरह है। तो एक तो वहां से कंपोनेंट है, बाकी EBITDA से जो कुछ कैश कन्वर्जन होगा, तो वो वाली चीज है। अभी जो 25,000 करोड़ लगना है वो आपके 24 मंथ्स के आसपास लगेगा, है ना। तो उसमें जो मैं बता रहा हूँ आपको कि जो 10 से 15% है वो आपका हिस्सा लगेगा, मतलब अभी जो H2 होना है उसमें लगेगा। फिर जो एक मेजर चंक है FY27 में आएगा, और उसके अलावा जो आपका 35% है वो आपका FY28 में आएगा। सो ये सारी चीजें हैं। अब बाकी बैटरी वाले प्लांट्स के बारे में हमने डिस्कस कर ही लिया है सारी चीजें। और इन सब चीजों के अलावा कंपनी और क्या अपने रिस्क प्रोफाइल्स को देखने की बात करता है। तो एक तो कंपनी कहता है कि द वन मेजर थिंग इज जो आपकी साइबर सिक्योरिटी है। अगेन इट्स करेक्ट पॉइंट। जो होता है आप देख ही रहे हैं, मुंबई के ग्रिड में भी कुछ अटैक हुआ था कुछ साल पहले आई थिंक, और इवन कुछ न्यूक्लियर प्लांट्स वगैरह में भी हुए थे। तो अगेन वो सारी चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा अगेन जो आपके इस तरह के बिजनेस में आपका जो रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स है, अगर वहां पे कुछ इशू आता है तो पूरा इंडस्ट्री ही गया। तो एक तो वो चीज़ है। और बाकी जो ESG नॉर्म्स होते हैं, मतलब जो इंटरनेशनल अरीना में मान लीजिए जो इसने बैन ही लगा दिया कि हम भाई हम यहाँ से लेंगे ही नहीं, तो अगेन वो और सारी चीज़ें एक तो इशू बन जाता है। और बाकी आप देख लीजिए, अगर मान लीजिए अभी तो डिमांड सप्लाई वाला उतना इशू नहीं है, लेकिन आगे जाके अगर उस पैरामीटर में इशू आते हैं, तो अगेन एक बहुत ज़्यादा मतलब, और जो इनकी मार्जिन कितनी सस्टेनेबल रहेगी आगे जाके, व्हेन द बाकी प्लेयर्स की भी सेल प्लांट्स आ जाएंगे, तो उसमें कैसा इंटरप्ले होगा, रॉ मटेरियल के प्राइसेस कैसे रहेंगे। तो ये सारी कुछ चीज़ें हो जाती हैं जिससे मतलब अनसर्टेनिटी, या फिर और जो इनका यूएस वाला जो उनका केस चल रहा है, उससे भी एक मेजर ओवरहैंग है।
तो दीज आर द थिंग्स। अब फाइनली हम लोग इसके वैल्यूएशंस वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर मैं इनका मतलब अभी जैसे इन्होंने EBITDA को ही लेते हैं हम लोग इनके पूरे मतलब वैल्यूएशंस को कैलकुलेट करने के लिए। तो अगर आप देखेंगे EBITDA पे इन्होंने कहा है कि 5500 से 6000 करोड़ का इन्होंने बात किया है। तो मैं लोअर लोअर रेंज लेता हूँ, वो अराउंड 25% का मार्जिन अभी चल रहा है। तो अभी तो उतना दिखता नहीं है कि मार्जिन उनका कोई डायलूट होगा। तो उस पर अगर आप टॉप लाइन देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेट 4x कर दीजिए उसको, तो टॉप लाइन जो होगा 22,000 करोड़ के आसपास हो जाएगा, है ना, क्योंकि 5500 है, एक्जैक्टली 4 टाइम्स किया है मैंने। अब इनकी जो पैट मार्जिन है वो कितनी, आई थिंक 17%, 14% के आसपास है। उस पर आप इनका बॉटम लाइन निकालिए तो वो अराउंड आपका 3000 करोड़ के आसपास आएगा, है ना। तो उससे जब आप इनका फॉरवर्ड पी निकालोगे, फॉरवर्ड पी निकालने के लिए लेट्स टेक द मार्केट कैप कितना है, 1 लाख करोड़ ले लेते हैं। तो उसमें फॉरवर्ड पी कितना आएगा, 30-35 के बीच में आ गया ना। तो आप देखेंगे और इनका ग्रोथ रेट कितना आया, पैट लेवल से जो ग्रोथ रेट आया इनका, लास्ट ईयर कितना इनका था, आई थिंक 1900 करोड़ के आसपास इनका पैट था। अभी 3000 करोड़ की होगा अप्रोक्सीमेट, है ना। आपके H2 को भी ले लेते हैं तो कितना है आपका, आपको लगभग मिल रहा है कि 60% का ग्रोथ इंजन अराउंड 30-35 के पी पे मिल रहा है ना। तो पैक रेशियो भी ठीक ठाक आ रहा है इनका। तो इस तरह से देखेंगे तो कंपनी डिसेंटली वैल्यूड है, बट अगेन बहुत सारे ओवरहैंग्स भी है इस कंपनी में। सो ये जो वीडियो है इसको आप एक स्टार्टिंग पॉइंट मानिए कि इस पूरे सेक्टर के लिए, क्योंकि वाड़ी सबसे बड़ी प्लेयर है, तो इसको कॉम्प्रहेंसिवली डिस्कस करना काफी इंपॉर्टेंट था। तो आई हैड अर्लियर थॉट कि मैं एक ही वीडियो में आपका विक्रम सोलर को भी कवर करूंगा, बट मुझे नहीं लगता इसमें कवर हो पाएगा। और सिंस हमने इसको अच्छे से डिस्कस कर लिया है, तो जो इंडस्ट्री के मेजर इंसाइट्स है ना वो हमें मिल गया, कैसा कैसा टेलविंड चल रहा है, क्या क्या इशूज हैं, कैसे कंपनियां बैटरी सेगमेंट में आगे बढ़ रही है। तो इसको हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट यूज करेंगे। और जब बाकी कंपनीज हैं तो विक्रम का आई विल ट्राई टू मेक वीडियो बाय टुडे इटसेल्फ। अगर नहीं होगा तो मैं कल अर्ली मॉर्निंग में कर दूंगा उस चीज़ को। तो ये है, तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप कि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। और अगर आपको बाकी कुछ बिजनेस के बारे में समझना है तो आप मेरे प्लेलिस्ट को देख ही सकते हैं। सो दिस वाज ऑल, आई होप गुड नंबर्स, हैप्पी धनतेरस, एंजॉय योर वीकेंड, थैंक यू वेरी मच।